नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी भारत की इस खास इंटरव्यू सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार इस महामारी के दौर में सुरक्षित होगा। लगातार भारत के शहरों से डराने वाली खबरें आती रही हैं। कुछ शहरों से कुछ राहत की भी खबरें आ रही हैं कि कोविड के मामले कम हो रहे हैं। अस्पतालों में जिस तरह की मारामारी थी वो भी कम हो रही है, लेकिन एक चिंता की बात ये है कि जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं, भारत के आदिवासी इलाके हैं, उनमें कोविड संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि जो हालत महामारी में देश के बड़े शहरों की, बड़े अस्पतालों की हुई, उनसे अगर ग्रामीण इलाकों की तुलना की जाए तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। और खास तौर पर अगर आदिवासी इलाकों की बात करें तो आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं तो कमजोर हैं ही, लेकिन आदिवासी इलाकों से उन इलाकों तक पहुंचना, उन शहरों या कस्बों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उन उन शहरों से जो रास्ते जाते हैं आदिवासी बस्तियों या उन इलाकों तक जहां आदिवासी रहते हैं, वो आमतौर पर कच्चे होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, पहाड़ी ढलानों पर आदिवासी बस्तियां होती हैं। तो कुल मिलाकर संक्रमण जब आदिवासी इलाकों में फैलना शुरू हो गया है तो ये शहरों या जो और गांव हैं उनकी तुलना में भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आदिवासी इलाकों से जो खबरें आ रही हैं लगातार, क्योंकि हम आदिवासी भारत की बात करते हैं और आदिवासी भारत में काम करते हैं, तो वहां से लगातार खबरें आ रही हैं जिनमें हमारे कई जानने वाले लोग जो हैं संक्रमित हुए हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन अगर खबरों की बात करें, जो मीडिया में खबरें छप रही हैं, उसमें दो तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। एक तरफ बहुत जिसको कहें कि आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी इलाकों में इम्यूनिटी, उसको मानो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आदिवासी इलाकों में कोरोना का खतरा कम है और जो जो लाइफस्टाइल है आदिवासियों का, उसके चलते हुए कोरोना उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। एक तो ये धारणा आदिवासी भारत के बारे में बनाई जा रही है, और दूसरी जो धारणा बनाई जा रही है वो ये बनाई जा रही है कि आदिवासी भारत में अंधविश्वास के चलते, भ्रम के चलते, ना तो आदिवासी कोविड टेस्ट कराना चाहते हैं और ना ही वो वैक्सीन लेना चाहते हैं। तो आज इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन में काम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। लंबा अनुभव है इनका भारत के बारे में और ग्रामीण भारत के बारे में भी उनसे बात करेंगे। डॉक्टर राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। अगर मोटे तौर पे कहूं, आप लगातार इस महामारी के बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। आदिवासी भारत की अगर बात करूं मैं, जैसे मैंने बताया कि दो तरह की धारणाएं हैं, इन दोनों तरह की धारणाओं को आप किस नजर से देखते हैं, अपने अनुभव के आधार पर अगर बताएं। और अभी किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं ग्रामीण और आदिवासी भारत के बारे में जहां तक कोविड पेंडेमिक का सवाल है। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर राजीव, एक बार थोड़ा सा चेक करें तो। म्यूट तो नहीं है। श्याम सुंदर जी नमस्कार, और दर्शकों भी मेरा नमस्कार। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासकर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ इस समय संक्रमण जारी है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इसकी कई बार जिक्र किया है पिछले कई दिनों में। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार की, वो एक नया एसओपी जारी की है 16 मई को, जो रूरल, पेरी अर्बन और ट्राइबल एरियाज के लिए फोकस्ड हैं। वो करीब 20-22 पेज का एक बहुत डिटेल्ड ऑपरेशनल प्लान है। अब इस समय चैलेंज ये है कि तेजी से फैल रहा है, हमें मालूम है। कई राज्यों में उनके जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है, इसको
इसको इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी किए हैं। लेकिन इस समय जो मुझे सबसे बड़ी चुनौती ये सामने नज़र आता है कि जिस तरह से फैल चुका है, जहाँ तक खबर मिल रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार में हमें जो डेड बॉडीज़ की तस्वीर जो हमने देखी हैं, इससे इससे तो ये ज़ाहिर है कि काफ़ी हद तक ये फैल चुका है। इस समय जो एसओपी जारी किया है सरकार ने, उसको ऑपरेशनलाइज़ करने में, उसकी जो पूरा जो प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में मुझे तो लगता है काफ़ी वक़्त लगेगा। काफ़ी वक़्त का मतलब ये है कि 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता तो कम से कम चाहिए एक रीज़नेबल सा स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये नहीं है कि राज्यों ने या जिला स्तर पे इसकी तैयारी नहीं हुई, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। पर चूँकि केंद्र सरकार ने इस पे ज़्यादा ज़ोर दी है, इसका ये मतलब है कि उसके जो डिटेल जो एडवाइज़री है, उसको मज़बूत करने की ज़रूरत है। और साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है कि कहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएँ की पहुँच है, वो पहुँच जियोग्राफिक भी है। हाँ, हर हर आदिवासी इलाका ये नहीं है कि उसमें रोड एक्सेस नहीं है या ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है, पर कई ऐसे भी इलाके हैं जो डिफ़िकल्ट जियोग्राफीज़ में हैं, जो जो काफ़ी डिस्टेंस में लोकेटेड हैं, निकटतम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये सब चैलेंजेस ज़रूर हैं। और जहाँ तक आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, अ, पूरे पूरे जो कोविड का जो मसला है, अब करीब-करीब 1.5 साल हो गया शुरू के वुहान एपिसोड से लेके। अ, ये एक ऐसी बीमारी है एचआईवी के तरह, एचआईवी के जो शुरुआती दौर है, जिस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, वैक्सीन तो आज भी नहीं है एचआईवी की, इसमें वैक्सीन की गुंजाइश है। अ, वो एचआईवी का जो प्रिवेंशन था और जो जो मूल स्ट्रैटेजी जो था उस समय, आज भी है, वो था कि बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, आईईसी, कुछ भी कहिए। यानी जो रिस्क कम्युनिकेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये दोनों जो साथ-साथ जुड़ा हुआ है, वो कोविड के लिए भी उतना ही लागू है। जी। लेकिन लेकिन कोविड में उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें अनफॉर्च्यूनेटली देखने को नहीं मिला है, जिस स्तर पे होना चाहिए था, जिस स्केल पे होना चाहिए था, और शायद इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी जब हम खासकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे, या यहाँ जब इसका सामना करेंगे। जी, डॉक्टर राजीव, जो पूरा इस तरह का रिस्पॉन्स रहा है और हम क्या कर सकते थे शहरों के बारे में, गाँवों के बारे में, काफ़ी उस पर चर्चा हुई है। लेकिन आपके अनुभव के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आदिवासियों में भी सबको एक स्तर पर नहीं देखा जा सकता है। जब जैसे आपने कहा कि अलग-अलग आदिवासी इलाके हैं, कुछ ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर रास्ते हैं, सड़कें हैं, अवेयरनेस भी किसी हद तक है। लेकिन जब हम आदिवासियों की बात करते हैं तो उसमें पीवीटीजी ग्रुप्स भी हैं, जिनको आदिम जनजाति आप कहते हैं, मसलन गोंडा है, और भी कई बिरहोर हैं, हिलखड़िया हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी ग्रुप्स हैं जिनको आप आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखते हैं। चिंता की बात यह है कि उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, कई ऐसे इलाकों से ये खबर आ रही है कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन में पहले ही स्टैग्नेशन देखा जा रहा है, जो चिंता की बात रही है, वहां तक ये संक्रमण पहुंच चुका है। तो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का या बाकी सुविधाओं का आदिवासी इलाकों में, खासतौर पर जो दुर्गम आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों में या आमतौर पर जो आदिवासी इलाके हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है? जो जो दुर्गम या अति दुर्गम जो इलाके हैं, खासकर अगर हम पीवीटीजी के बात करें, हमें पता है कि अ, ऐसे कई जनजातियां हैं जिनकी संख्या पहले से ही कम है, या एक हिसाब से एंडेंजर्ड हैं। तो ऐसे भी राज्य हैं जहां इन पे फैमिली प्लानिंग के नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इनके इनके संख्या से हम चिंतित हैं। इनकी डाइवर्सिटी जो ये प्रोवाइड करते हैं, वो हम रक्षा करना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं। तो इसलिए इसलिए ज़ाहिर है, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि यहाँ
कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो जो राज्य स्तर पर, जो जिला स्तर पर जो उन कर्मियों जो हैं, जो उस एरिया से वाकिफ है, जो उनके भाषा जानते हैं, जो उनके रीति रिवाज, कल्चरल प्रैक्टिसेस जानते हैं, क्योंकि उसके साथ तालमेल रखना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो ये प्लान है, जो जो ऑपरेशनल प्लान है, वहाँ एक एक छोटा सा सेक्शन है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, लेकिन मेरी समझ से जो जो ज़रूरतें जो ज़मीनी स्तर पर हैं और जो स्ट्रैटेजी है वो हमें छोड़ देना चाहिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर। ऐसे 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 कई राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश के इलाके हों, आपने आंध्र प्रदेश की बात की, महाराष्ट्र के भी कुछ जिला है, गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं, केरला है। जहाँ जहाँ ये ट्राइबल एरियाज़ या खासकर पीवीटीजीज़ में कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स या हेल्थ इंटरवेंशंस भी रहे हैं। तो उसके 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 साथ-साथ हमें उन उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो टाइम टेस्टेड जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है, वहाँ हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई बार कोविड में क्या हुआ है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी हमें मिला है। अ, जहाँ 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 ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, अ, वहाँ थोड़े से सख्ती की ज़रूरत थी। वहाँ कई बार हमने देखा है कि अलग-अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, जो अनप्रूवन स्ट्रैटेजीज़ हैं या जो क्वेश्चनेबल स्ट्रैटेजीज़ ट्रीटमेंट्स हैं, उसका प्रयोग हमने देखा है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत रिजिड तरीके से इम्प्लीमेंट करने का दिशा निर्देश रहा है, जो इन पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस में बहुत ही मुश्किल है और शायद उचित भी नहीं होगा। तो इसलिए स्टेट्स स्टेट्स में जो जो सक्सेसफुल इंटरवेंशंस हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। छत्तीसगढ़ में हम मितानिन की बात करें तो ये बहुत एक सक्सेसफुल प्रक्रिया है। और हर बार हर चीज़ में छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, और कई राज्यों में, सिर्फ छत्तीसगढ़ की अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, कि उन्होंने अडैप्ट किया है। और ये भी साथ-साथ ज़रूरी है कि जो जो सक्सेसफुल लेसन्स हमें मिल रहा है किसी भी आदिवासी इलाके से या पीवीटीजी ग्रुप्स के साथ, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उस शेयर करने का एक माध्यम हो, एक प्लेटफ़ॉर्म हो, ताकि हम एक-दूसरे से सीख सकें, बजाय एक एक टॉप डाउन ऑपरेशनल प्लान की। जी। डॉक्टर राजीव, एक जो पूरा कोविड की ये महामारी है और जो सेकंड वेव आई है और इतना नुकसान अगर ये सेकंड वेव कर पाई है, इसके लिए एक वजह ये बताई जाती है कि ये मान लिया गया था कि भारत में कोविड को जीत लिया गया है। और इसका कोई क्या लॉजिक था ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन ये भी माना गया था कि भारत शायद एक एक्सेप्शन है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी इतनी बेहतरीन है कि उनको कोविड ने उस तरह से असर नहीं किया जैसा शायद चीन में या अमेरिका में या इंग्लैंड में किया। आदिवासी भारत के बारे में अगर बात करें तो ये इस तरह की खबरें लगातार छप रही हैं और इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई पिछले एक साल से। पिछले एक साल से, ये कोई अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेकेंड वेव की, कि आदिवासियों का जो रहन सहन है, क्योंकि वो ज्यादातर जंगल के इलाके में रहते हैं, उनके खान पान में बहुत केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उनको शायद कोविड उस तरह से अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये धारणा आपकी नजर में कितनी सही है? आपका अनुभव क्या कहता है? ना, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक तरफ से तो ये भी है कि हाँ ठीक है, ये केमिकल्स का प्रयोग नहीं है या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग नहीं है, कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक। लेकिन सेकंड वेव में और फर्स्ट वेव में ये अंतर हमें दिख रहा है कि सेकंड वेव में सबको मालूम है कि जो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ ये काफ़ी मात्रा में फैल चुका है। इनफैक्ट लास्ट वीक तक ये लगभग 40 टू 50% ऑफ न्यू केसेस थे। इसका ये मतलब है कि ये वो भारत है जो
जो जहाँ इतनी टेस्टिंग नहीं है, जहाँ इतनी ट्रीटमेंट की रीच नहीं है, तो इसलिए वो संख्या भी कई बार हमें नहीं दिखता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है संख्या जो है वो टेस्टिंग पे आधारित है। हालांकि इस नए गाइडलाइंस में सिंड्रोमिक अप्रोच की बात की है, यानी क्लिनिकल पिक्चर के हिसाब से उसको कोविड मान लिया जाए और कोविड के हिसाब से ट्रीट किया जाए। लेकिन ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसको भी हम कोविड में गिने, बिकॉज विदाउट काउंटिंग बाकी सुविधाएं आपको नहीं मिल सकते या बाकी स्टेप्स हम नहीं ले सकते। तो इसलिए इसमें कोई कोई डाउट नहीं है कि फैल चुका है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वेव में फिर भी अर्बन एरियाज में जो फैल गए थे उसके कुछ कुछ इम्यूनिटी, कुछ बेनिफिट हमें मिला है, उसके बावजूद ये भयंकर सेकेंड वेव आ गया। और उसका ये काफी हद तक ये कारण है कि मल्टीपल वेरिएंट से म्यूटेंट फॉर्म्स इमर्ज किया है, जो जो एक हिसाब से नेचुरल है इमर्ज करना जब बहुत संख्या में केसेस होते हैं। और ये एक वो वायरस है जो बहुत फास्ट रेप्लिकेट करता है, उसका प्रजनन बहुत तेजी से होता है। जी तो इसलिए इसलिए जो पर्टिकुलरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इम्यूनोलॉजिकली कम्प्लीटली वर्जिन पॉपुलेशन है। तो इसलिए संभवतः ये है कि सेकंड वेव में हमें इसका काफी भयंकर रूप भी मिल सकता है कुछ कुछ ट्राइबल क्षेत्रों में या कुछ ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्य धारा का समाज जिसको कहा जा रहा है उससे भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है आदिवासी समुदाय को कुछ खास कारणों की वजह से। जो जो इम्यूनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जी इम्यूनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उस हिसाब से ये इसे हम वर्जिन पॉपुलेशन कहते हैं, जिसका कोई प्रीवियस इम्यूनोलॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए कोई कोई भी नई बीमारी के लिए लागू है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इवन मलेरिया भी सपोज कोई नई एरिया में आज इंट्रोड्यूस हो जाए, वहां भी यही चीज लागू है। जी तो इसलिए इसलिए मेरी समझ से ये रिस्क ज्यादा है। और जहां भी टेस्टिंग हुए हैं छोटे स्तर पे, गांव स्तर पे या एक कस्बे के स्तर पे, वहां एक्चुअली काफी हाई पॉजिटिव मिल रहा है शहरी क्षेत्र की तुलना से कई बार। जी। और डॉक्टर राजीव, अभी तक जो कोविड के बारे में बात हो रही है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई सटीक दवा अभी तक नहीं बनी है। अभी भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, डॉक्टर अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग दवाइयां रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर चर्चा भी चल रही है, कुछ स्टडीज भी आ रही हैं, शोध हो रहे हैं। लेकिन वैक्सीन को लेके मोटे तौर पर दुनिया भर में अब ये समझ डेवलप हो चुकी है कि वैक्सीन एक इसका बचाव हो सकता है। वैक्सीन आपको अगर लगी हुई है तो अगर आपको संक्रमण भी होता है तो उसके बहुत गंभीर होने के चांसेस कम है। आदिवासी भारत के बारे में अगर बात करें, आदिवासी आबादी के बारे में अगर बात करें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मामूली वायरस भी उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वो उनका शरीर उससे परिचित नहीं है और उस तरह से उनकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती है। तो वैक्सीन देना कितना इम्पोर्टेंट है आदिवासी समुदाय के लिए? कई बार ये भी माना जाता है, हालांकि अब तो ये कहा जाता है कि जारवा जैसे जो पीवीटीजी समूह है उनको उनमें भी वैक्सीन दी गई है। आदिवासियों में जो भ्रम है वैक्सीन को लेके, उसको खत्म करना कितना जरूरी है? क्या उनको प्रायोरिटी पे वैक्सीन दी जानी चाहिए या उन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है वैक्सीन से? जो साइड इफेक्ट्स है कितने भी कम हो, लेकिन जैसे कल ही एक रिपोर्ट सबमिट हुई है सरकार को कि ब्लड क्लॉटिंग को लेके कि मामूली ही सही लेकिन खतरा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी समुदाय को इससे ज्यादा खतरा हो? ये सारी बातें सही हैं। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में एज के अलावा, उम्र के अलावा और कोई प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई वल्नरेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन अगर इस समय हमें पता है कि ये सो कॉल्ड लिबरलाइज स्ट्रैटेजी है वैक्सीनेशन की। स्टेट्स खुद इसको प्रोक्योर करेंगे। एज 45 के अतिरिक्त जो ग्रुप्स हैं, स्टेट इसको खुद प्रोक्योर करेंगे, तो जाहिर है कि स्टेट इसके अपने प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल बना सकते हैं।
और छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ ने अलग से स्ट्रेटजी बनाया था जिसमें वो अंत्योदय ग्रुप जो है उसको प्रायोरिटाइज किया था। पहले वो होगा, उसके बाद बीपीएल होगा, उसके बाद एपीएल होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। तो एग्जाम्पल का ये मतलब है कि स्टेट इसको अलग से देख सकते हैं ज़रूर, और ये डिसीजन हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे ही छोड़ देना चाहिए। उनको पता है कि उनके हिसाब से ये कौन से ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, और इसको तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली इसकी गुंजाइश है। जहाँ तक इसके एक्सेप्टेबिलिटी, एक तो जियोग्राफिकल चैलेंज है वहाँ तक पहुँचना, जो जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज हैं, चाहे फॉरेस्टेड एरियाज हों, माउंटेनियस एरियाज हों। एक तो जियोग्राफिक डिफिकल्टी है, पर वो पोलियो में हमने देखा है कि हर जियोग्राफी पे हम पहुँच चुके थे। वो एक्सपीरियंस, वो डेप्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज में है, वो कोई नई बात नहीं है। हर हफ्ता या हर महीना वहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। सवाल है इस नए वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी को लेके, और सवाल है इसकी नए जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसको लेके। इसलिए इसलिए इन 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 इलाकों के लिए या इन पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए, और सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, कम ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लिए या रिमोट एरियाज के लिए, हमें कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी भी अलग से बनाना पड़ेगा। और दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर्स हैं, और सिर्फ हेल्थ की नहीं, जो अदर सोशल सेक्टर्स हैं, सभी को पहुंचना होता है अपने प्रोग्राम्स को लेके। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर्टिकुलरली इसको इंटर डिपार्टमेंटल जो मिलजुल के जो काम करने का जो प्रक्रिया है, उसका बहुत अहम एक भूमिका है यहाँ पर। और जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट्स की बात है, ये फैक्ट है कि मोस्टली जो हमें एडवर्स इफेक्ट्स की रिपोर्ट है वो शहरी क्षेत्र से है या ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ है जहाँ एएनएम सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है। ये जियोग्राफिकली जो रिमोट एरियाज है, फैक्ट ये है कि यहाँ एएनएम सिस्टम भी रिलेटिवली वीक है। वो ज़्यादातर आशा कर्मियों के ऊपर या जो इंडिजिनस प्रैक्टिशनर्स हैं, लोकल लोकल हेल्थ ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा आधारित हैं। तो इसलिए इन लोकल जो प्रोवाइडर्स हैं या लोकल जो लीडरशिप है, जो सोशल लीडर्स हैं, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल सेटअप के जो लीडरशिप हैं, इन सब के साथ कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लॉन्च करने से पहले। ये नहीं कि आज हमने 50 वैक्सीन दे दिया कि आप लगा दीजिए। उसमें कम्युनिकेशन में जहाँ तक हमें समझ है, कई जगह उसमें थोड़े से दिक्कत आ रही है। ये सिर्फ लगा दीजिए ऐसी बात नहीं है। इसकी एक समझ डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये जो एडवर्स इवेंट्स हैं वो मोस्टली पहला 3 से 5 दिन के भीतर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 वीक्स के आसपास होता है, और बहुत काफ़ी कम मात्रा में 4 वीक्स तक होता है। तो ये जो इनिशियल जो हफ्ता 10 दिन है, वहाँ हमें कुछ कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देना चाहिए इन एरियाज़ में। चाहे वो हम लोकल लीडरशिप के थ्रू उनके साथ जुड़े रहें, या आशा कर्मियों के साथ जुड़े रहें, या जो ट्राइबल लीडरशिप है उनके ज़रिए जुड़े रहें। पर ये अगले वैक्सीनेशन के हफ्ता 10 दिन बाद तक इनके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होगा। उससे उससे जो एडवर्स इवेंट्स है उसकी खबर भी हमें मिलेगी, उसको हम जल्द से जल्द हैंडल भी कर पाएंगे, और उससे एक मजबूत रिश्ता बनेगा। और बात यहाँ अल्टीमेटली रिश्ते की है। जी, और शहरों में हमने ये देखा कि जब कोविड महामारी, इनफैक्ट अभी भी ये प्रक्रिया जारी है कि अगर कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, तो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, जो बाकी अस्पताल और सरकारी सिस्टम है उसके अलावा। और हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत हेल्प मिली, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और दूसरे जो माध्यम हैं। उसके अलावा देर से ही सही, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, टीवी खास तौर पर, उसने शहरों में जो तस्वीरें उभर रही थी, जैसा डॉक्टर राजीव दासगुप्ता ने कहा कि जिस तरह से नदियों में लाशें बहती हुई दिखी, जिस तरह से लाशों को दफनाया जा रहा था, कि कितनी गंभीर है ये स्थिति।
मीडिया ने भी उसको दिखाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं, आदिवासी इलाकों की बात करते हैं, तो वहां पर ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर सोशल मीडिया की या इंटरनेट की उस तरह की रीच नहीं है, या उस तरह से एक दूसरे को मदद करने की स्थिति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल शायद उतना संभव नहीं है जितना शहरी इलाकों में या कस्बाई इलाकों में संभव होता है। उसके अलावा अभी डॉक्टर राजीव दास गुप्ता बता ही रहे थे कि किस तरह के और चैलेंजेस है वहां पर, ज्योग्राफी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, कुपोषण बहुत ज्यादा है आदिवासी इलाके में। तो जरूरत इस बात की है कि जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं आदिवासी भारत के बारे में, ये बात सही है कि वो प्रकृति के ज्यादा नजदीक हैं, उनका जो खाना पीना है वो जंगल से, खेतों से आता है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि 40% से ज्यादा आदिवासी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। साक्षरता बहुत कम है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है, और कुपोषण बहुत ज्यादा है। कुछ आदिवासी समुदाय जो है वहां से लगातार कुपोषण की वजह से बच्चों की और महिलाओं की मौत की खबरें आमतौर पर आती रहती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो गलत धारणाएं हैं वो टूटे, जो भ्रम की स्थिति है वो स्पष्ट हो। और जैसा डॉक्टर राजीव दास गुप्ता कह रहे थे कि इसमें समुदाय का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो अनुभव है वहां के स्थानीय प्रशासन का, या जो पूरा सिस्टम वहां पर बना हुआ है, उसके इस्तेमाल करने की जरूरत है, उसको लचीला बनाने की जरूरत है, उनको कुछ छूट देने की जरूरत है, प्रयोग करने देने की जरूरत है। डॉक्टर राजीव, बहुत सारी बातें आपसे अभी कर सकते थे, लेकिन फिर कभी समय निकाल के आपसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।